हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग वर्ण विचार से क्वेश्चंस लेने वाले हैं। पूरे 50 क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि क्या है? अक्षरात्मक लिपि है, वर्णात्मक लिपि है, चित्रलिपि है या सूत्र लिपि है? तो देवनागरी लिपि क्या है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अक्षरात्मक लिपि। अक्षरात्मक लिपि, देवनागरी लिपि क्या है? तो अक्षरात्मक लिपि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रोमन लिपि क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, रोमन लिपि क्या है? देवनागरी लिपि क्या है? तो अक्षरात्मक लिपि है। और रोमन लिपि क्या है? तो वर्णात्मक लिपि है। रोमन लिपि क्या है? तो वर्णात्मक लिपि है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? संस्कृत है, देवनागरी है, रोमन है या चीनी है? तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी लिपि है। ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्राचीन लिपि कौन है? भारत की प्राचीन लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी लिपि है, संस्कृत है या रोमन है? तो भारत की प्राचीन लिपि क्या है? तो भारत की प्राचीन लिपि है ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है, खरोष्ठी लिपि से हुआ है, रोमन लिपि से या गुरुमुखी लिपि से? तो देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से। 7 नंबर का क्वेश्चन है, नेपाली भाषा की लिपि क्या है? नेपाली भाषा की लिपि क्या है? तो वो भी देवनागरी लिपि है। नेपाली भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है? दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। हम देवनागरी लिपि लिखते हैं तो हम बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। तो ऐसी कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं की ओर लिपि लिखी जाती है? ऑप्शन ए है रोमन लिपि, बी है खरोष्ठी लिपि, सी है देवनागरी लिपि और डी है फारसी लिपि। तो कौन सी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा फारसी लिपि। फारसी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, जबकि देवनागरी लिपि, रोमन लिपि और खरोष्ठी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। तो हमारा 8 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फारसी लिपि। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? तो संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी लिपि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी है 5। तो हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी में अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? तो य, र, ल और व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी है 4। तो व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो वैसे मुख्य रूप से देखा जाए तो व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उपक्षिप्त व्यंजन और 2 और अन्य प्रकार होते हैं, उसमें व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो हमारा इस क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हिंदी में हरिस्व वर्ण हैं। हिंदी में हरिस्व वर्ण कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 12 है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 4, 2 या 13। तो हिंदी में हरिस्व वर्ण कितने हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4। कौन कौन से हैं? तो हरिस्व स्वर है अ, ई, उ और ऋषि। ये जो 4 हैं ये हरिस्व वर्ण हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 है, घोष वर्ण कौन सा है? स है घोष वर्ण, ह है, अ है या ख है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह। ह क्या है? घोष वर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? संयुक्त स्वर के अंतर्गत रखा जाता है, अर्ध स्वर के अंतर्गत, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत या अर्ध व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। तो य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? च, ग, ल या घ? तो अघोष वर्ण कौन सा है? तो च अघोष वर्ण हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां या व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियां। तो अनुस्वार किसे कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाले व्यंजन को जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो ए है सही आंसर हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अनुस्वार किसे कहते हैं? तो स्वर के बाद आने वाले व्यंजन अनुस्वार कहलाते हैं जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं इससे क्या बनता है? अंगूर, ये नाक से बोला जाता है। कंकड़, ये जो मात्रा है ये क्या है? यह अनुस्वार है। तो स्वर के बाद आने वाले व्यंजन को अनुस्वार कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है आधा, चौथाई, तिहाई या संपूर्ण। तो व्यंजनों के अंत में जो हलंत लगाए जाते हैं, जैसे कि अगर हम लिखते हैं अतः, तो अतः में त के बाद हलंत लगा है तो इसे हम लोग त को हम लोग आधा ही पढ़ेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ई वर्ण है। ई कौन सा वर्ण है? ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है और यह बड़ा ई है। ध्यान में रखिएगा, ये बड़ा ई है। अंतस्थ व्यंजन है या ऊष्म व्यंजन है? तो ई कौन सा वर्ण है? तो ई है दीर्घ स्वर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। ता का उच्चारण स्थान है मूर्धा, दंत, कंठ और ओष्ठ। तो त का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो आप लोगों को पता होगा वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के वर्ग होते हैं। कौन कौन से? क वर्ग, श वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 प्रकार के वर्ग होते हैं। तो क वर्ग में 5 संख्याएं आती हैं, क, ख, ग, घ, अंगा। च में भी 5 है, त में भी 5 है, त में भी 5 और प में भी 5 जो वर्ण आते हैं। क में 5 वर्ण है, च में भी है, ऐसे ऐसे करके 25 वर्ण टोटल आते हैं। तो त का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो क वर्ग जो होता है उसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। क वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं उनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। श वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु। त वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। त वर्ग का होता है दंत और प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। प वर्ग का होता है ओष्ठ। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। तो ऑप्शन जो हमारा बी है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अड़ा का उच्चारण स्थान क्या है? अड़ा का उच्चारण स्थान क्या है? तो अड़ा जो है ये प वर्ग में त वर्ग में आता है। अड़ा जो है यह त वर्ग में आता है। कौन से वर्ग में है? यह त वर्ग में है। तो मैंने क्या बताया था? क का उच्चारण स्थान है कंठ,
च का उच्चारण स्थान है तालु, ट का उच्चारण स्थान है मूर्धा। तो अड़ा जो है वो त वर्ग में आता है और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। वैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के मूल रूप को ही वर्ण कहते हैं। हमारे इस ऑप्शन में ध्वनि नहीं है, इस वजह से हमने वर्ण को आंसर लगाया है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण है। ऑप्शन डी सही आंसर है। हिंदी में मूल कितने वर्ण हैं, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं, 50 वर्ण हैं, 40 है या 46 है। तो हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं, तो 52 वर्ण होते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो 52 वर्ण होते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा, क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। स्वर है, व्यंजन है, वर्ण है या अक्षर है। तो हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा स्वर। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, स्वर। स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख से बाहर निकलती है। तो हिंदी भाषा की कौन सी ध्वनि है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर। 24 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। संयुक्त वर्णों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 36 है, ऑप्शन बी 44, 48 या 43। तो संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो हम सभी जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। तो अक्ष है, त्र है, अज्ञा है और त्र है। ये चार जो है ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो अगर 52 में से 4 को हम लोग माइनस कर देते हैं तो हम 52 में से अगर हम लोग 4 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, तो 48। कितने बच जाएंगे, तो संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या होती है 48। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। स्वर कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर जिनका उच्चारण बिना अवरोध या विघ्न बाधा के होता है स्वर कहलाते हैं। स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा बाद गति से मुख से बाहर निकलती है, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है स्वर कहलाता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अग्र स्वर नहीं है, निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। अ, ई, ए, ये 4 जो स्वर दिए हुए हैं इनमें से कौन सा अग्र स्वर नहीं है यह हमको पहचानना है। तो अग्र स्वर होता क्या है, सबसे पहले तो यह बताइए कि अग्र स्वर होता क्या है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग काम करता है उसे अग्र स्वर कहा जाता है। अग्र स्वर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का भाग कार्य करता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। तो इन चारों में से अग्र स्वर कौन सा नहीं है, तो अ अग्र स्वर नहीं है। अग्र स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 4 है। कौन कौन से, ई है और एक बड़ा ई है, ए है और ए है। ये 4 जो हैं ये अग्र स्वर कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा गया था नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं, 1, 2, 3 या 4। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। हिंदी में स्वरों के 4 प्रकार में वर्गीकरण किया गया है।
पहला है मात्रा उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा है जीविया के आधार पर वर्गीकरण, तीसरा है मुख द्वार खुलने के आधार पर वर्गीकरण और चौथा है ओठों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। तो स्वरों के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अम और आहा क्या है? हिंदी वर्णमाला में अम और आहा क्या है? तो ऑप्शन ए है स्वर है, व्यंजन है, अयोगवाह है या संयुक्त अक्षर है। तो हिंदी वर्णमाला में अम और आहा ये अयोगवाह है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो ये ना तो पूर्णतः स्वर होते हैं और ना ही पूर्णतः व्यंजन होते हैं। ये हमेशा स्वर के बाद और व्यंजन के पूर्व आते हैं, इसलिए इसे अयोगवाह कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वह क्या कहलाते हैं? मूल स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर या अयोगवाह। तो जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्वरों के प्रकार में एक प्रकार है मात्रा उच्चारण के आधार पर, जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर जो होता है उसके उच्चारण में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर के उच्चारण का 2 गुना समय लगता है और प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर के से भी अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उच्चारण में, तो उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? अ, उ, ए या इया। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? इन सब में, इन चारों में से स्वर कौन सा नहीं है या पूछा जा रहा है, तो इया स्वर नहीं है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, 3 भेद हैं, 5 है या 7 है? तो जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के 3 भेद हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन से हैं जीभ के स्थिति के अनुसार स्वरों के भेद? अग्र स्वर है, मध्य स्वर है और पश्च स्वर है। 3 भेद होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है वह अग्र स्वर होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है वह मध्य स्वर होता है और जिन स्वर के उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग कार्य करता है वह पश्च स्वर होता है। तो उच्चारण की स्थिति के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? तो 3 भेद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे ध्वनियां जो स्वरों के सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती है? वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है, शब्द कहलाती है, व्यंजन या संयुक्त अक्षर। तो वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती उसे क्या कहा जाता है? तो उसे व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन कौन सा है? हमसे यह पूछा जा रहा है कि स्पर्श व्यंजन कौन सा है? श है, छ है, ल है या ह है? तो 33 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, छ। छ एक स्पर्श व्यंजन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? अनुनासिक है, कंठव्य है, तालव्य है या मूर्धन्य है? तो जो हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचम अक्षर हैं कौन कौन से हैं? अंगा, इया, ड़, न और म। तो इन सब का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो इन पांचों का उच्चारण स्थान अनुनासिक होता है। ऑप्शन जो ए है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं।
अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? श, श, ह है, अक्षर त्र, ज्ञ है, अंग और आहा, या फिर य, र, ल, व। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। य, र, ल, व, यह चारों जो है अंतस्थ व्यंजन है। 36 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। श, श, श और ह कौन से व्यंजन है? उपक्षिप्त व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, स्पर्श है, या संयुक्त व्यंजन है? तो श, श, श और ह ये जो चार व्यंजन हैं, ये चारों ऊष्म व्यंजन हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। अक्षर त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है, ये व्यंजन अर्थस्वर माने गए हैं, और डी ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है। तो अक्षर त्र ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं, ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं, तालव्य कहलाते हैं, या कंठव्य कहलाते हैं? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओठों का द्वारा सांस का अवरोध होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि ओष्ठ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? तो प आता है, फ आता है, ब है, भ है और म। इन 5 व्यंजनों का उच्चारण हम दोनों ओठों के बगैर कर ही नहीं सकते, तो ये जो है ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अ, आ है, क, ग है, य और ध है, या फ और ब है? तो अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? तो अल्प प्राण वर्ण इन सब में क और ग है। ऑप्शन जो डी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? कौन सी बात गलत है यह पूछा गया है। ध सघोष महाप्राण दंत्य है, ब सघोष ओष्ठ महाप्राण है, च अघोष तालव्य अल्प प्राण है, या ख कंठव्य महाप्राण अघोष है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा कि कौन सी बात गलत है पूछा गया है। तो ब अघोष ओष्ठ महाप्राण है। ये क्योंकि ब ओष्ठ महाप्राण नहीं है, ब है, माफी चाहती हूँ, ब ओष्ठ महाप्राण तो है परंतु सघोष नहीं है, यह अघोष महाप्राण है। तो ऑप्शन जो बी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। जिनके उच्चारण में स्वतः स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वे कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वे क्या कहलाते हैं? घोष ध्वनिया, महाप्राण ध्वनिया, अघोष ध्वनिया, या अल्प प्राण ध्वनिया? तो जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वे क्या कहलाते हैं? तो वे अघोष ध्वनिया कहलाते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 42 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, या 5 प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं मात्रा के आधार पर? ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है और प्लुत स्वर है। तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के ही होते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो मात्रा के आधार पर स्वरों के कौन कौन से प्रकार हैं? ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है और प्लुत स्वर है। और जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। याद ध्यान में रखिएगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वार? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन है।
ई ई च छ ज झ यहाँ आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है, मूर्धन्य से होता है, तालव्य से होता है या ओष्ठ से होता है? तो ई च छ ज झ यहाँ का उच्चारण होता है तालव्य से। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या हैं? वृत्ताकार स्वर हैं, समृद्ध स्वर हैं, अनुनासिक स्वर हैं या निर्नुनासिक स्वर हैं? तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निर्नुनासिक स्वर हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या हैं? वे निर्नुनासिक स्वर हैं। 47 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। अर्ध विपरीत स्वर है, अर्ध विपरीत स्वर क्या है? उ है, ए है, आ है या ए है? अर्ध विपरीत स्वर कौन से होते हैं? तो अर्ध विपरीत स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उसे अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उसे अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। तो इन चारों में से अर्ध विपरीत स्वर कौन से हैं? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ए क्या है? तो ए अर्ध विपरीत स्वर है। 48 नंबर का क्वेश्चन है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियां, युग्मक ध्वनियां, संप्रीत ध्वनियां या पारस्परिक ध्वनियां? तो जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तब वह युग्मक ध्वनियां कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 49 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे डैश डैश कहते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, लिपि कहते हैं, ध्वनि कहते हैं या व्यंजन कहते हैं? तो लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? यह तो है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं, अंतस्थ या महाप्राण? तो दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तब उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आज के इस वर्णमाला के क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।